स्टूडेंट्स, वेलकम टू फिजिक्स वाला। मैं हूं तरनजोत सिंह, आपका आईआईटी जैम और सीएसआईआर नेट का टीचर। तो स्टूडेंट्स, जो हम बैच आईआईटी जैम 2023 के लिए लेके आए हैं वो है जी हमारा क्षितिज बैच। ये एक क्रैश कोर्स है जी। इस क्रैश कोर्स में हमने सबसे पहले जो टॉपिक चूज किया है, जो सब्जेक्ट चूज किया है, वो है जी हमारा मॉडर्न फिजिक्स। तो 26% की वेटेज रखता है जी ये हमारा आईआईटी जैम एग्जाम में। उसमें आज हम जो सब टॉपिक पढ़ेंगे वो है जी स्पेशल थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी। चलते हैं आगे। हाँ, तो स्टूडेंट्स, आप देख पा रहे हो कि मॉडर्न फिजिक्स का ये सिलेबस है जो कि आईआईटी जैम की वेबसाइट पे अवेलेबल है। ठीक है जी। और आप देखो, इनर्शियल फ्रेम से लेके मास एनर्जी इक्विवेलेंस तक जो भी पार्ट रहेगा ये हम कवर करेंगे किसमें? एसटीआर में। किसमें कवर करेंगे जी? स्पेशल थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी में। ये हमें सर एल्बर्ट आइंस्टाइन ने दी। ठीक है जी। उन्हीं के सिद्धांत, उन्हीं के प्रिंसिपल्स की आज बात करेंगे। तो चलो करते हैं शुरू। तो जो आज मैं टॉपिक पढ़ाऊंगा, मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक्स में से एक है ये एसटीआर के। ठीक है जी। उसके बारे में बात करेंगे। पहला है जी गैलीलियन ट्रांसफॉर्मेशन। क्या नाम है जी? गैलीलियन ट्रांसफॉर्मेशंस। पहले गैलीलियन ट्रांसफॉर्मेशंस पढ़ेंगे, फिर पढ़ेंगे जी लॉरेंस ट्रांसफॉर्मेशन। कैसे गैलीलियन ट्रांसफॉर्मेशंस जो थी वो फेल हो गई। ठीक है जी। और फिर हमें एक न्यू सेट ऑफ ट्रांसफॉर्मेशंस चाहिए थी जिनका नाम है जी लॉरेंस ट्रांसफॉर्मेशंस। उसके बाद हम पढ़ेंगे जी मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक, जिसे मैं कहता हूं माई का लाल टॉपिक। ठीक है। इसमें से क्वेश्चन आता ही आता है, या लेंथ कंट्रैक्शन से, या टाइम डायलेशन से, या वो एक क्वेश्चन में मिक्स करके हमें ये क्वेश्चन को दे देता है। तो आज हम और भी चीज़ें पढ़ेंगे जैसे टाइम डायलेशन, लेंथ कंट्रैक्शन। ठीक है जी। पोस्टुलेट्स ऑफ एसटीआर। चलो जी करते हैं शुरू। तो पहले मैं बता दूं कि एसटीआर होता क्या है जी। एसटीआर क्या है? एसटीआर इज एन एक्सप्लेनेशन हाउ हाउ रिलेटिविस्टिक स्पीड्स, के मतलब कोई भी ऐसा पार्टिकल जो स्पीड ऑफ लाइट को क्या कर रहा है जी? अप्रोच कर रहा है, या स्पीड ऑफ लाइट पे है, अगर वैसे तो पहुंच नहीं सकता, या उसके बराबर पहुंच रहा है, तो वो कैसे जो हमारे पैरामीटर्स हैं उनको इफेक्ट करता है। पैरामीटर्स जैसे कि मास, टाइम एंड स्पेस। और भी बहुत सारी चीज़ों को इफेक्ट करता है, पर हम सबसे इंपॉर्टेंट वाले ले रहे हैं कि वो मास को कैसे इफेक्ट करता है, टाइम को कैसे इफेक्ट करता है, और स्पेस को कैसे इफेक्ट करता है। तो ये रहे जी तीन पैरामीटर्स हमारे। मास, टाइम एंड स्पेस। चलो जी आगे बढ़ते हैं। तो सबसे पहले एसटीआर को समझने के लिए हमें दो चीज़ें पढ़नी पड़ेंगी, बहुत अच्छी तरह इन्हें समझना पड़ेगा। इसका नाम है जी फ्रेम ऑफ रेफरेंस। ठीक है जी। इसके दो पार्ट्स हैं, इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस एंड नॉन इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस। अच्छा, सबसे पहले इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस की अगर बात करें तो सबसे पहले जो लाइन लिखी है, दीज आर स्टेशनरी फ्रेम ऑफ रेफरेंस। क्या मतलब है जी? दीज आर स्टेशनरी फ्रेम ऑफ रेफरेंस। अच्छा, स्टेशनरी का मतलब दे आर एट रेस्ट। किस पे है जी? दे आर एट रेस्ट। ठीक है जी। नॉन इनर्शियल की बात करें, दे आर नॉन स्टेशनरी फ्रेम ऑफ रेफरेंस। ठीक है जी। नॉन स्टेशनरी का क्या मतलब है जी? नॉन स्टेशनरी का मतलब है जी कि ये किस में है जी? इन मोशन। किस में है जी? मोशन में है। डन हो गया जी। दूसरे पॉइंट की बात करें तो न्यूटन्स लॉ जो है यहाँ वैलिड हैं, स्पेशली लॉ ऑफ इनर्शिया। कौन सा लॉ वैलिड है जी यहाँ पे? इनर्शियल फ्रेम में। नाम से पता लग रहा है इनर्शियल फ्रेम, तो लॉ ऑफ इनर्शिया वैलिड है। पर क्या होता है नॉन इनर्शियल के लिए? अगर बॉडी एक्सेलरेटिंग है जी तो फिर न्यूटन्स लॉ जो है वहाँ वैलिड नहीं रहते। ठीक है जी। और जो हमारा थर्ड पॉइंट है वो है मूव्स एट कांस्टेंट स्पीड रिलेटिव टू ईच अदर। क्या बोल रहे हैं जी? मूव्स एट कांस्टेंट स्पीड रिलेटिव टू ईच अदर। कांस्टेंट स्पीड का मतलब है यहाँ पे जीरो एक्सेलरेशन होगी। क्या होगी जी? जीरो एक्सेलरेशन। और नॉन इनर्शियल के अगर बात करें तो यहाँ पे लिखा है डू नॉट मूव एट कांस्टेंट स्पीड रिलेटिव टू ईच अदर। इसका मतलब यहाँ क्या होगी जी? ये देखो जी ध्यान से, यहाँ होगी जी नॉन जीरो एक्सेलरेशन। क्या होगी जी? एक्सेलरेशन क्या होगी जी? नॉन जीरो। तो ये है दोनों फ्रेम ऑफ रेफरेंसेस में डिफरेंस। एक का नाम है जी इनर्शियल, दूसरे का नाम है जी नॉन इनर्शियल। चलो जी आगे बढ़ते हैं। तो यहाँ से हमारा एसटीआर शुरू हो जाता है जी। नाम है जी गैलीलियन ट्रांसफॉर्मेशंस। अब ये गैलीलियन ट्रांसफॉर्मेशंस होती क्या है, पहले इसकी डेफिनेशन को अच्छी तरह पढ़ लेते हैं। गैलीलियन ट्रांसफॉर्मेशन इक्वेशंस आर दोज इक्वेशंस
विच रिलेट्स द कोऑर्डिनेट्स ऑफ अ ऑब्जेक्ट और अ पार्टिकल इन टू इनर्शियल फ्रेम्स। तो इसका एक मतलब तो ये है कि हम दो इनर्शियल फ्रेम्स लेंगे यहाँ पे, ठीक है जी। तो एक एक फ्रेम में अगर एक पार्टिकल है और दूसरे फ्रेम में दूसरा पार्टिकल है, तो हम क्या करेंगे, एक फ्रेम को चलाना शुरू करेंगे, तो उसके कोऑर्डिनेट सिस्टम्स और जो हमारा फ्रेम है जो रेस्ट पे है उसके कोऑर्डिनेट सिस्टम्स के दोनों के बीच बच्चों क्या रिलेशन है उनके कोऑर्डिनेट्स के बीच, वो हमें कौन बताएगा, गैलीलियन ट्रांसफॉर्मेशन। कौन बताएगा जी, गैलीलियन ट्रांसफॉर्मेशंस। तो उसको भी करने से पहले कुछ कंसिडरेशंस हैं, ठीक है जी, हमें कुछ कंसीडर करना पड़ेगा। तो हमें सबसे पहले जो कंसीडर करना है वो क्या है जी, पहले वो समझ लेते हैं। तो फर्स्ट पॉइंट है जी हमारा, फर्स्ट पॉइंट, एक मिनट। तो जो हमारा फर्स्ट पॉइंट है वो है जी कि जो एस फ्रेम है एट रेस्ट। अच्छा, साथ साथ बना भी लेते हैं सो दैट हमारा डायग्राम हमें क्लियर हो जाए। तो ये देखो जी, ये एक कोऑर्डिनेट सिस्टम है। क्या है जी, एक कोऑर्डिनेट सिस्टम, ठीक है जी। ये आ गया जी हमारा दूसरा कोऑर्डिनेट सिस्टम, ठीक है जी। अच्छा, एक का नाम एस है जी, दूसरे का नाम क्या है जी, एस डैश, ठीक है जी। अब बात करते हैं कि ये जो एस डैश है ये वी वेलोसिटी से मूव कर रहा है। एक टाइम था जब ये दोनों फ्रेम एक दूसरे के ऊपर थे, ठीक है जी। फिर एस डैश क्या करने लग गया, वी वेलोसिटी से आगे मूव करने लग गया, ठीक है जी। अब कोऑर्डिनेट्स लिख लेते हैं। यहाँ क्या है जी वाई, यहाँ क्या है जी वाई डैश, यहाँ क्या है जी जेड, यहाँ क्या है जी जेड डैश, और एक्स डैश सेम डायरेक्शन में है। एक्स और एक्स डैश कहाँ है जी, सेम डायरेक्शन में, ठीक है जी। अब बात करते हैं आगे। अगला पॉइंट है जी, एस डैश इज नॉन स्टेशनरी। क्या है जी, एस डैश जो है वो क्या है जी, नॉन स्टेशनरी है, मतलब इन मोशन। इसमें है जी इन मोशन, किसमें है जी, एस डैश मोशन में है जी, डन। तीसरे पॉइंट की बात करें, ये एक कांस्टेंट वेलोसिटी से मूव कर रहा है, क्योंकि कांस्टेंट वेलोसिटी नहीं होगी तो बच्चों ये किस किस केस का एग्जांपल हो जाएगा, नॉन इनर्शियल का। पर हमने बात की है दो इनर्शियल फ्रेम्स लेने हैं, तो वेलोसिटी कांस्टेंट से ये क्या कर रहा है बच्चों, मूव कर रहा है, ठीक है जी। अगले पॉइंट की तरफ चलते हैं जी। तो वो बोल रहे हैं कि यहाँ पे, या जो जहाँ मैं मार्क कर रहा हूँ वहाँ पे दो पॉइंट हैं ओ एंड ओ डैश। ये पॉइंट नहीं, एक्चुअली में क्या है, ऑब्जर्वर्स हैं जो इवेंट को होता देख रहे हैं। समझ लो यहाँ पी इवेंट हो रहा है, कोई स्पेस एजेंसी अपना स्पेस शटल जो है स्पेस में भेज रही है, ठीक है जी। तो ओ और ओ डैश उस स्पेसशिप को क्या कर रहे हैं जी, देख रहे हैं आराम से, ठीक है जी। अच्छा, गैलीलियन का जो गैलीलियन ट्रांसफॉर्मेशन का जो आइडिया है, पहले उसके बारे में जरा सी बात कर लें कि गैलीलियन ट्रांसफॉर्मेशन कह रहा है कि अगर एस फ्रेम में जो ऑब्जर्वर है वो पी के इवेंट्स को कुछ देख रहा है, ठीक है जी, इवेंट्स होते देख रहा है, तो ऐसा ज़रूरी नहीं कि एस डैश फ्रेम में जो ऑब्जर्वर है वो भी उसी क्रम में, क्रम का मतलब समझते हो कि उसी सीक्वेंस में उस इवेंट को होते हुए देखे। तो ये बेसिक बेसिक जो है मोटा मोटा आइडिया है गैलीलियन ट्रांसफॉर्मेशन का, ठीक है जी। तो क्या आ गया जी, फोर्थ पॉइंट क्या है जी, ओ एंड ओ डैश कौन है जी, ऑब्जर्वर्स। कौन है जी, ऑब्जर्वर्स। और क्या हो रहा है जी, फिफ्थ पे क्या हो रहा है, पी पे क्या हो रहा है, देयर इज एन इवेंट। पी पे क्या चल रहा है जी, एक इवेंट चल रहा है। चलो जी आगे बढ़ते हैं। अच्छा जी, ये जो हमारा एस और एस डैश है, इन दोनों के बीच की दूरी कितनी है जी, दूरी है जी वी टी। पहले दोनों मैंने क्या बताया था कि पहले दोनों सेम जगह खड़े थे, फिर एस डैश जो था जी वो वी वेलोसिटी से क्या करने लग गया जी, मूव करने लग गया। तो इन दोनों के बीच का जो डिस्टेंस है वो कितना है जी, वी टी। क्योंकि डिस्टेंस क्या होता है जी, वेलोसिटी इनटू टाइम, तो वी टी डिस्टेंस दूर है वो, ठीक है, डन हो गया। चलो जी आगे बढ़ते हैं। ओके, अब क्या बात करते हैं आगे सिक्स्थ पॉइंट की जी। इन दोनों के पास क्या है जी, सेम क्लॉक। क्या है जी, सेम क्लॉक है जी, दोनों के पास क्या है, सेम क्लॉक। अच्छा, अब बात करते हैं इनके रिलेशन की कि दोनों के बीच कैसा रिलेशन आ रहा है। तो कोऑर्डिनेट सिस्टम्स बना लेते हैं पहले। कोऑर्डिनेट सिस्टम्स बना लिए, ये रहा जी हमारा फर्स्ट कोऑर्डिनेट सिस्टम। दूसरे के लिए मैं पेन चेंज कर लेता हूँ सो दैट हमें कन्फ्यूजन ना हो।
ये रहा जी हमारा दूसरा कोऑर्डिनेट सिस्टम, ठीक है जी। यहाँ क्या आ गया जी, एक्स एक्स डैश, वाई वाई डैश, जेड डैश वाई, और यहाँ कहाँ आ गया जी, जेड आ गया। डन। यहाँ कौन थे जी, ऑब्जर्वर हैं ओ एंड ओ डैश। यहाँ क्या हो रहा है जी, पॉइंट पी पे कोई इवेंट हो रहा है। ये कितनी दूर है जी, वी टी डिस्टेंस दूर है। कितनी दूर है जी, वी टी डिस्टेंस दूर है। अब मेन कहानी क्या आती है जी, अब मेन कहानी की बात करते हैं कि ओ ऑब्जर्वर के लिए पी पॉइंट कितना दूर है जी। लेट अस सपोज ओ ऑब्जर्वर के लिए पी पॉइंट कितना दूर है जी, नाम इसको दे देते हैं जी एक्स। कितना दूर है जी, एक्स। अच्छा, ओ डैश के लिए कितना दूर है जी, एक्स डैश। डन। तो यही बताना है हमने, रिलेशन क्या है एक्स और एक्स डैश के बीच। क्या है जी, एक्स एंड एक्स डैश के बीच रिलेशन होगा एक्स इक्वल टू एक्स माइनस वी टी। क्या होगा जी पहला रिलेशन, एक्स इक्वल टू एक्स माइनस वी टी। वाई बच्चों एज इट इज रहेगा, वाई डैश इक्वल टू वाई, जेड डैश इक्वल टू जेड, टी डैश इक्वल टू टी। तो लॉरेंस ट्रांसफॉर्मेशन के केस में ये चार इक्वेशंस आती हैं, जिसमें तीन स्पेशल कंपोनेंट्स हैं एक्स वाई जेड, और एक है जी हमारी टेम्पोरल कंपोनेंट जो कि बता रही है किसको, टाइम को। ठीक है जी। तो आप देखो कि यहाँ पे ये जो एस डैश और एस हैं, ये दो जो मैं सर्कल से मार्क कर रहा हूँ, ये दोनों अलग अलग फ्रेम्स थे, इन दोनों के बीच अलग अलग पार्टिकल्स थे। उन दोनों उन सब वो किस में थे जी, कोऑर्डिनेट सिस्टम में। हमने क्या किया, हमने एक ब्रिज बना दिया दो कोऑर्डिनेट सिस्टम्स को जोड़ने का। क्या किया जी, एक ब्रिज बना दिया जो हमने दो कोऑर्डिनेट सिस्टम्स को जोड़ने में मदद कर सके जी। चलो जी आगे बढ़ते हैं, एक बार इसको नोट कर लो, आप नोट कर लो इसको। तो नोट कर लिया जी। चलो बच्चों आगे बढ़ते हैं जी। आगे जो हम पढ़ने लगे हैं अभी, तो इसी की इक्वेशंस के बारे में कुछ और थोड़ा सा बता देता हूँ। चलो ठीक है जी। तो एक और चीज़ इसमें, एक बच्चों एक और चीज़ होती है, नाम है जी इनवर्स गैलीलियन ट्रांसफॉर्मेशन इक्वेशन। क्या नाम है जी, इनवर्स गैलीलियन ट्रांसफॉर्मेशन इक्वेशंस। अच्छा, अब ये आईजीटी इक्वेशंस क्या होता है, इनके बारे में डिस्कशन करते हैं। चलो तो जी आईजीटी इक्वेशंस में कुछ नहीं करना आपने, जहाँ पे भी डैश वाले कंपोनेंट्स हैं उसको चेंज कर देना है नॉर्मल कंपोनेंट्स में, और जहाँ पे v है v इसको चेंज कर देना जी माइनस ऑफ v में। तो इक्वेशंस क्या बन गई हमारी, गैलीलियन ट्रांसफॉर्मेशंस वाली जो इक्वेशंस थी वो क्या बन गई जी, देखो x इक्वल टू एक्स डैश प्लस वी टी। क्या बन गई जी, x इक्वल टू एक्स डैश प्लस वी टी। वाई इक्वल टू वाई डैश, z इक्वल टू जेड डैश बच्चों, t इक्वल टू टी डैश। क्या बन गई जी, इन इक्वेशंस को बोलते हैं इनवर्स गैलीलियन ट्रांसफॉर्मेशन इक्वेशंस। क्या बोलते हैं जी, इनवर्स गैलीलियन ट्रांसफॉर्मेशन इक्वेशंस। अच्छा बट अब बात क्या थी, एक छोटी सी बात बड़ी इंपॉर्टेंट बच्चों, ये जो हमारा गैलीलियन ट्रांसफॉर्मेशन है ये सिर्फ इस केस के लिए ही वैलिड है कि जहाँ पे हमारी वेलोसिटी जो है वो c से बहुत 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 ज़्यादा छोटी। v अप्रोचेस टू c पे ये जो ट्रांसफॉर्मेशंस हैं वो फेल हो जाती हैं, पूरी तरह से फेल हो जाती हैं। ठीक है जी। अच्छा, गैलीलियन ट्रांसफॉर्मेशन का आइडिया क्या था, उसने बोला कि जैसे मास टाइम, हमें पता है कि रिलेटिविटी से, रिलेटिविस्टिक स्पीड्स पे मास टाइम स्पेस में इफेक्ट आता है। ठीक है जी। पर गैलीलियन ट्रांसफॉर्मेशन का आइडिया था कि इसमें इनमें कोई जो है डिफरेंस नहीं आता, ये कांस्टेंट रहती हैं, जैसे जो कि ऐसा नहीं हो रहा था। इसलिए न्यू सेट ऑफ ट्रांसफॉर्मेशंस चाहिए थी जो हमें बताएं कि चेंज आ रहा है तो कैसे आ रहा है। ठीक है जी। तो फिर हमने क्या इंट्रोड्यूस किया, लॉरेंस ट्रांसफॉर्मेशन। उसको पढ़ने से पहले लॉरेंस ने भी कुछ पढ़ा था, अभी हम उसी चीज को पढ़ेंगे। नाम है जी पोस्टुलेट्स ऑफ स्पेशल थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी। क्या नाम है जी, पोस्टुलेट्स ऑफ स्पेशल थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी। तो जो पहला पोस्टुलेट है वो कहता है जी, द फर्स्ट पोस्टुलेट ऑफ स्पेशल रिलेटिविटी इज द आइडिया दैट लॉ ऑफ फिजिक्स आर सेम। यूनिवर्स के किसी भी कोने में चले जाओ जी, जो लॉज ऑफ फिजिक्स हैं इनर्शियल फ्रेम में वो क्या होंगे, हमेशा सेम रहेंगे। लॉ ऑफ फिजिक्स जो हैं, लॉज जितने भी लॉज हैं हमारे, जितने फंडामेंटल फोर्सेस के करेक्टरिस्टिक्स हैं
इनर्शियल फ्रेम्स में वो क्या रहेंगे जी, सेम रहेंगे। ठीक है जी। दूसरा है कि जो स्पीड ऑफ लाइट है वो एक अल्टीमेट कांस्टेंट है। क्या है जी, एक कांस्टेंट है जिसकी वैल्यू होती है 299,792,458 मीटर्स पर सेकंड। ठीक है जी। या फिर जिसको हम बोल देते हैं 3 × 10⁸ मीटर्स पर सेकंड। ठीक है जी। तो इसको ध्यान से लिख लेना जी, याद कर लेना। ठीक है जी। ये दो प्रिंसिपल्स हैं बहुत 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 ज़्यादा इंपॉर्टेंट। दूसरा क्या था जी, वो बोल रहे हैं कि जो स्पीड ऑफ लाइट है वो क्या है जी, एक कांस्टेंट है इंडिपेंडेंट ऑफ रिलेटिव मोशन ऑफ द सोर्स। ठीक है जी। स्पीड ऑफ लाइट जो है उसकी एक पर्टिकुलर वैल्यू है, वो ये रही 299,792,458 मीटर्स पर सेकेंड जी। चलो जी, अब बात करते हैं लॉरेंस ट्रांसफॉर्मेशन की। तो जब लॉरेंस ने इन प्रिंसिपल्स को पढ़ा आइंस्टीन के, तो उसके दिमाग में भी आया कि गैलीलियन ट्रांसफॉर्मेशन में कुछ ना कुछ गड़बड़ है। ठीक है जी। तो उसने बोला कि आप गैलीलियन ट्रांसफॉर्मेशन में हम क्या कर रहे थे, एक्स डैश इक्वल टू एक्स माइनस वी टी कर रहे थे। पर लॉरेंस ने बोला कि अगर स्पीड ऑफ लाइट कांस्टेंट है, अगर इसको समझना है तो हम ऐसा नहीं लिख सकते, ये इक्वल टू का साइन नहीं लिखेंगे। हम क्या करेंगे, हम यहाँ पे डायरेक्टली प्रोपोर्शनल लिख देंगे। क्या लिख देंगे जी, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल। इसका ये भी मतलब है कि लीनियरली प्रोपोर्शनल है ये, आपस में क्या है जी, ये लीनियरली प्रोपोर्शनल जी। अरे थोड़ा सा गलत हो जाता है कभी कभी। ठीक है जी। चलो जी, तो अब आ गया जी हमारा ये वाला खतरनाक साइन। इसको हटाने के लिए हम क्या करते हैं जी, एक कांस्टेंट ऐड करते हैं। तो क्या आ गया जी कांस्टेंट, एक्स डैश इक्वल टू के एक्स माइनस वी टी। तो जो आज के बाद हमारी के की वैल्यू होगी जी, बहुत 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 ज़्यादा फेमस, 1/√1 माइनस वी स्क्वायर बाय सी स्क्वायर। क्या होगी जी, 1/√1 माइनस वी स्क्वायर बाय सी स्क्वायर होगी। ठीक है जी। तो अब लॉरेंस जो हमारी गैलीलियन ट्रांसफॉर्मेशन इक्वेशंस हैं वो कैसे बदल चुकी हैं लॉरेंस ट्रांसफॉर्मेशन की इक्वेशंस के हिसाब से, उसकी बात करते हैं। चलो जी, तो पहली इक्वेशन क्या थी जी हमारी, एक्स डैश, वो तो हमने लिखी ली है जी, एक्स डैश इक्वल टू एक्स माइनस वी टी डिवाइडेड बाय √1 माइनस वी स्क्वायर बाय सी स्क्वायर। ठीक है जी। दूसरी क्या है जी, वाई डैश में कोई चेंज नहीं, वाई वैसा ही रहता है। जेड डैश में कोई चेंज नहीं, जेड वैसे ही रहता है। मेन जो टेस्ट चेंज आएगा बच्चों वो कैसा आएगा जी, टी डैश में आएगा, टी इक्वल टू टी माइनस एक्स वी बाय सी स्क्वायर। डन। √1 माइनस वी स्क्वायर बाय सी स्क्वायर। ठीक है जी। ये जो टाइम में डिफरेंस आया है इसको हम प्रूव भी करेंगे, आगे हम पढ़ेंगे एक थ्योरम जिसे हम बोलते हैं वेलोसिटी एडिशन थ्योरम, उसमें हम ये सब चीज़ें प्रूव करेंगे। घबराना मत कि ये टी डैश इक्वल टू टी ये कैसे आ गया जी, इसकी टेंशन नहीं लेनी। ठीक है जी। ये आ गया जी हमारा लॉरेंस ट्रांसफॉर्मेशन। तो ये 4 इक्वेशंस आ गई लॉरेंस ट्रांसफॉर्मेशन की। तो इसमें भी देखो 3 वही स्पेशल कंपोनेंट, एक टेम्पोरल कंपोनेंट। ठीक है जी। चलो जी, अब आगे बढ़ते हैं जी हमारी। अच्छा, एक और बात कि हमारे पास कुछ क्वेश्चंस हैं लॉरेंस ट्रांसफॉर्मेशन के जो कि हमारे प्रीवियस ईयर में आए हुए हैं बच्चों, इतने ज़्यादा इंपॉर्टेंट हैं, इतने ज़्यादा अच्छे हैं और बहुत रीसेंट आए हैं। तो हम उन क्वेश्चंस की थोड़ी सी क्या कर लेते हैं जी, प्रैक्टिस कर लेते हैं। क्या करते हैं जी, प्रैक्टिस। उससे पहले आप एक बार इन लॉरेंस ट्रांसफॉर्मेशन इक्वेशंस को लिख लो। तो नोट कर लिया बच्चों? ठीक है जी, बढ़े आगे। तो एक बार दोबारा झलक मार लेते हैं कि हमने क्या क्या किया है अभी तक। तो हमने किया जी, पहले ये आ गई, ये क्या थी हमारी 1 2 3 4, जो हमारी चारों इक्वेशंस हैं ये कौन है जी, हमारी गैलीलियन ट्रांसफॉर्मेशन इक्वेशंस 1 2 3 और 4। फिर हमने की आईजीटी इक्वेशंस 1 2 3, ये देखो बच्चों गलती, टी इक्वल टू टी डैश 4। डन। चलो जी आगे बढ़ते हैं। फिर किए पॉस्टुलेट्स की बात कि लॉज ऑफ फिजिक्स दुनिया के किसी कोने में चले जाओ, इनर्शियल फ्रेम में वो क्या है जी, सेम रहेंगे। और स्पीड ऑफ लाइट क्या है, कांस्टेंट है जी। स्पीड ऑफ लाइट क्या है जी, कांस्टेंट।
फिर हमने पढ़ा क्या जी, लॉरेंस ट्रांसफॉर्मेशन। लॉरेंस के आइडिया के हिसाब से गैलीलियन ट्रांसफॉर्मेशन, वो जो इक्वल टू साइन था वो इक्वल टू नहीं होना चाहिए था, वहां पे लीनियरली प्रोपोर्शनल का साइन होना चाहिए था। प्रोपोर्शनल को हटाने के लिए हम क्या करते हैं जी, एक कांस्टेंट ऐड करते हैं। जब इन इक्वेशंस को सॉल्व किया गया तो जो कांस्टेंट की वैल्यू हमें मिली वो थी जी हमारी 1/√1 माइनस वी स्क्वायर बाई सी स्क्वायर। बच्चों इसको हम कई बुक्स में, मैं आपको बता दूं, गामा से रिप्रेजेंट भी करते हैं। कैसे रिप्रेजेंट करते हैं जी, गामा से भी इसको कई बार हम रिप्रेजेंट करते हैं। ठीक है जी, चलो जी, मैं बोल रहा था कि हम कुछ लॉरेंस ट्रांसफॉर्मेशन के न्यूमेरिकल्स करते हैं जो कि रीसेंट एग्जाम्स में आए हैं। देखो लॉरेंस ट्रांसफॉर्मेशन से डायरेक्ट क्वेश्चन आप खुद सोचोगे कि हाउ इट इज पॉसिबल, पर आप देखो, ये देखो जी, तो ये रहा जी हमारा पहला क्वेश्चन। टू इवेंट्स E1 एंड E2 टेक प्लेस इन इनर्शियल फ्रेम S विद रिस्पेक्ट टू टाइम एंड स्पेस कोऑर्डिनेट्स। ठीक है जी, और जो पहला इवेंट दिया है वो दिया है जी E1 और दिया है जी T1 इक्वल टू 0, R1 इक्वल टू 0। R1 का मतलब है XYZ कंपोनेंट्स जो हैं वो 0 दिए हैं तीनों ही। इन्होंने R को ऐसे सिग्निफाई कर दिया XYZ की फॉर्म में। अच्छा, E2 दिया जी, T2 इक्वल टू 0 दिया, X2 इक्वल टू 10⁸ दिया, Y2 इक्वल टू 0 दिया, Z2 इक्वल टू 0 दिया। अनदर इनर्शियल फ्रेम S डैश इज मूविंग विद रिस्पेक्ट टू S विद वेलोसिटी V। तो वेलोसिटी जो हमें दी है वो दी है जी 0.8 c। ठीक है जी, क्या दी है जी 0.8 c। द टाइम डिफरेंस T2 डैश एंड T1 डैश विल बी फॉर S डैश फ्रेम। ओके जी, चलो जी, तो निकालते हैं जी। बहुत आसान है, कोई ज़्यादा ऐसा कुछ नहीं है। तो सबसे पहले क्या करेंगे जी, हम लॉरेंस ट्रांसफॉर्मेशन इक्वेशन लिख लेंगे सो दैट हमें याद भी हो जाए। तो टी डैश क्या था जी हमारा, t माइनस वी एक्स बाई सी स्क्वायर डिवाइडेड बाय √1 माइनस वी स्क्वायर बाई सी स्क्वायर। तो जब हम स्टूडेंट्स, जब हम इस फॉर्मूले को लिख लेंगे, जैसे अभी हमने इस फॉर्मूले को लिख लिया, तो हमारा आधे से ज़्यादा क्वेश्चन क्या हो गया जी, सॉल्व हो गया। आधे से ज़्यादा क्वेश्चन जो है सिर्फ इस फॉर्मूले को लिखने से हमने सॉल्व कर लिया। ठीक है जी, अब देखो कैसे। तो पहले निकालना है T2 डैश। T2 डैश की वैल्यू निकाल लेते हैं। चलो T2 डैश कैसे निकालेंगे, T2 डैश क्या निकालेंगे जी, 1/1 माइनस वी स्क्वायर बाय सी स्क्वायर, ऐसे रहने देते हैं इसको, इनटू, अच्छा T की वैल्यू क्या है जी हमारी, T2 की केस में T की वैल्यू क्या है जी, 0 है, माइनस V एज इट इज, X की वैल्यू क्या है जी 10⁻20, क्योंकि यहाँ पे x2 आएगा, तो यहाँ पे x2 की वैल्यू क्या है जी, इंटू 10⁸8 डन, डिवाइडेड बाय सी स्क्वायर, क्या है जी, डिवाइडेड बाय सी स्क्वायर, डन जी। चलो आगे बढ़ते हैं। इसको अगर, अच्छा वेलोसिटी की वैल्यू अगर इसमें डाल दें, वेलोसिटी की वैल्यू अगर सब्स्टिट्यूट करें तो क्या आ गया, पहले तो हम इसको एज इट इज़ लिख लेते हैं 1 माइनस वी स्क्वायर बाय सी स्क्वायर, माइनस यहाँ क्या आ गया जी 0.8 c इंटू 10⁸8 बाई सी स्क्वायर। तो c से c ने मार दिया, c को, c ने c का कत्ल कर दिया बच्चों। ठीक है जी, अब बढ़ते हैं आगे। तो क्या आ गया जी, इसको मैं k ही लिख लेता हूँ, कैलकुलेशन आसान हो जाएगी इससे। k लिख लेता हूँ जी, इसको k आ गया, क्या आ गया जी k। अब क्या करेंगे देखते हैं, माइनस 0.8 इंटू 10⁸8 डिवाइडेड बाय 3 इंटू 10⁸8, स्पीड ऑफ लाइट की वैल्यू होती है जी, 10⁸8 कैंसिल हो गया जी। ठीक है जी, के की वैल्यू में भी हम क्या करते हैं, वो जो वी की वैल्यू इसमें भी सब्स्टिट्यूट कर देते हैं। तो क्या आ जाएगा 1 माइनस 0.64, क्या आ गया जी 1 माइनस 0.64 इंटू माइनस 0.8 इंटू 3, ये आ गया डन। अब क्या करेंगे जी, देखो इसको जब हम सॉल्व करेंगे, जब हम इसको सॉल्व कर रहे हैं तो देखो क्या आ गया जी बच्चों, ये देखो जी, तो आ गया जी 1 डिवाइडेड बाय 0.6 इंटू माइनस 0.8 डिवाइडेड बाय 3। ठीक है जी, पॉइंट को मैंने क्या कर दिया जी, हटा दिया, बिल्कुल ही हटा दिया। क्या आ गया जी -8 इंटू 6 इंटू 3
2 से काट दो 4 3, क्या आ गया जी -4/9, जिसकी वैल्यू क्या होती है जी -0.445। क्या होती है जी -0.445 जी। ठीक है जी। अब क्या करते हैं जी, T1 डैश की वैल्यू निकालती हैं। किसकी वैल्यू निकालते हैं जी T1 डैश की। तो T1 डैश की वैल्यू कैसे निकालेंगे देखते हैं जी। चलो सेम प्रोसेस यूज़ करना है जी, सेम, कुछ और नहीं करना। आप देखो खुद ही कर पाओगे। ठीक है जी। क्या आ गया 1 माइनस v²/c²। एक मिनट, इसको सही करके लिख देते हैं थोड़ा सा। कितना आ गया जी 1/√1 माइनस v²/c² एज इट इज़। ठीक है जी। अब बात करते हैं जी t, इसमें इस केस में t क्या है जी हमारा, T1 के केस में t क्या है जी 0, माइनस x भी क्या है जी यहाँ पे, क्योंकि r0 तो x भी 0 है, -0, पूरा क्या हो गया जी 0। तो निकालना क्या था जी T2 डैश माइनस T1 डैश। तो क्या करेंगे जी -0.44 माइनस ऑफ 0, क्या आ गया जी -0.44। आंसर आ गया हमारा। देखो कितना आसान था। तो आप देखो कि IIT जैम 2018 का क्वेश्चन था, बहुत रिसेंट, और एक नेट टाइप क्वेश्चन था ये। ठीक है जी। आंसर आ गया -0.44। क्या आ गया जी -0.44। चलते हैं जी अगले क्वेश्चन की तरफ। तो अगला क्वेश्चन कुछ इस तरह से है कि 3 इवेंट्स, वो बोल रहे हैं 3 इवेंट्स हो रहे हैं। ये देखो जी IIT जैम 2021 का क्वेश्चन, इतना रीसेंट, पिछले साल का आया हुआ क्वेश्चन है जी ये। ठीक है जी। ये एक MCQ क्वेश्चन है, MCQ क्वेश्चन। चलो कोशिश करते हैं इसको सॉल्व करने की। तो 3 इवेंट्स E1 CT इक्वल टू 0 x इक्वल टू 0, E2 CT इक्वल टू 0 x इक्वल टू L, E3 CT इक्वल टू 0 x इक्वल टू -L occur as observed in inertial frame S. Frame S dash is moving with velocity v along positive x direction with respect to S. In S dash, let T1 dash, T2 dash and T3 dash be the repetitive times at which E1 and E2, E3 are occurred. Then क्या बताना है जी, रिलेशन बताना। देखो जी बड़ा आसान, क्या करेंगे जी, सबसे पहले क्या करेंगे, लॉरेंस ट्रांसफॉर्मेशन को क्या करेंगे जी, याद कर लेंगे। लॉरेंस ट्रांसफॉर्मेशन क्या कहती है कि टी डैश इक्वल टू टी माइनस वी एक्स बाई सी स्क्वायर इंटू 1/गामा। ये कहती है जी। गामा की वैल्यू क्या होती है जी, सॉरी यहाँ पे गामा आएगा क्योंकि गामा की वैल्यू हमने ली है √1 माइनस v²/c²। इसी को हमने k भी लिया है। ठीक है जी। इसी को हमने क्या लिया है, k लिया है जी। चलो जी करते हैं शुरू। तो सबसे पहले किसके लिए निकालते हैं, T1 डैश के लिए निकालते हैं। T1 डैश के लिए क्या आ गया देखते हैं जी। अच्छा सबके लिए पहले मैं क्या कर रहा हूँ, मैं यहाँ पे अपना हमारा काम आसान करने के लिए मैं नंबरिंग दे रहा हूँ। T1 डैश x1, T2 x2, T3 x3। ठीक है जी। अब करते हैं सॉल्व। कितना आसान हो गया देखो। अब सीधा फॉर्मूले में क्या करनी, वैल्यूज़ डालनी है। तो t की वैल्यू पहले केस में जी हमारी t की वैल्यू क्या है जी 0 माइनस v, और हमारी v की वैल्यू क्या है जी, v की वैल्यू v ही है। x की वैल्यू क्या है जी फॉर केस 1, फॉर केस 1 x की वैल्यू क्या है जी 0, क्या है जी 0। तो T1 डैश क्या आ गया जी हमारा 0 आ गया। देखो कितना आसान था, सिंपल स्ट्रेट क्या आ गया जी 0। अब निकालते हैं किसकी वैल्यू जी, T2 डैश की वैल्यू। T2 डैश इक्वल टू गामा एज इट इज़, बच्चों ऊपर वाले केस में भी है गामा। ठीक है जी। T2 डैश के केस में जो पैरामीटर्स दिए हैं 0 माइनस वी एल दिया है, हाँ जी बिल्कुल दिया है जी, बाय सी स्क्वायर। तो क्या आ गया जी यहाँ पे गामा माइनस वी एल बाय सी स्क्वायर। किसकी वैल्यू आ गई जी T2 डैश की। अब बात करते हैं किसकी जी, T3 डैश की। तो T3 डैश के लिए क्या करेंगे जी, ये देखो वैल्यू दी है यहाँ पे गामा एज इट इज़ 0 माइनस ऑफ एल, क्या हो जाएगा जी, यहाँ माइनस एल आई, देखो यहाँ माइनस एल है तो माइनस ऑफ एल क्या हो जाएगा प्लस एल। तो वी एल बाय सी स्क्वायर
ठीक है जी, डन। तो क्या आ गया, गामा VL/c²। तो कौन बड़ा हुआ और कौन छोटा, इसके बारे में बात कर लेते हैं सबसे पहले जी। अगर आप ध्यान थोड़ा दो यहाँ पे, तो सबसे बड़ा कौन है जी हमारा T3 डैश। कौन है जी सबसे बड़ा, T3 डैश। फिर मिडिल में कौन आएगा जी हमारा T1 डैश। फिर लास्ट में कौन आएगा जी T2 डैश। या इसको मैं कैसे लिख सकता हूँ, अगर आप देखो तो T2 डैश लेस देन T1 डैश लेस देन T3 डैश। तो इसी हिसाब से क्या आंसर हुआ जी, इस हिसाब से ए ऑप्शन क्या हुआ जी, आंसर हुआ हमारा। ए ऑप्शन क्या हुआ जी, आंसर हुआ। चलो जी आगे बढ़ते हैं, कुछ इंपॉर्टेंट टॉपिक्स पढ़ते हैं। और नाम है जी लेंथ कंट्रैक्शन। क्या नाम है जी, लेंथ कंट्रैक्शन। अब ये लेंथ कंट्रैक्शन में होता क्या है, इसके बारे में जान लेते हैं पहले। तो पहले इसकी जो डेफिनेशन है वो देखते हैं। द लेंथ ऑफ एनी ऑब्जेक्ट मूविंग विद हाई वेलोसिटी अप्रोचेबल टू सी relative to an observer is measure contracted in the direction of motion while no change in other direction perpendicular to the motion. This phenomena is called length contraction. क्या है जी लेंथ कंट्रैक्शन, चलो इसके बारे में थोड़ी सी डीप डिस्कशन करते हैं। चलो बच्चों, तो क्या करेंगे जी, सबसे पहले क्या बनाएंगे जी, फ्रेम ऑफ रेफरेंस। क्या बनाएंगे, फ्रेम ऑफ रेफरेंस। ठीक है जी, यहाँ पे क्या था, अब मेरे साथ एनालॉजी लिखाओ मेरे को। क्या क्या था जी, Y Z सेम हर एक जगह लगेगी ये थ्योरी। S O ठीक है जी, कैसे मूव कर रहा है ये, समझ लो C वेलोसिटी के पास मूव कर रहा है या V वेलोसिटी मूव कर रहा है। ठीक है जी, तो वो कह रहे हैं कि यहाँ पे क्या है जी, एक रॉड बड़ी है। ठीक है जी, अब वो बोल रहे हैं कि अगर O इस रॉड को देखेगा और जो S' फ्रेम है उसमें O' है। ठीक है, और S फ्रेम में कौन है जी, ऑब्जर्वर O। तो अगर O' इस रॉड को देखेगा तो उसको वो वैसी की वैसी दिखेगी। पर लेंथ कंट्रैक्शन का मेन आइडिया क्या है कि अगर O S फ्रेम से S' फ्रेम को चलते हुए देखेगा और जिसमें रॉड पड़ी है, तो उसको वो जो रॉड है वो कैसी दिखेगी जी, कंट्रैक्टेड दिखेगी, छोटी दिखेगी। ठीक है जी, तो इसका फॉर्मूला पे भी हम करते हैं कि ऐसा क्यों हो रहा है, फील करेंगे पूरा इसको। ठीक है जी, चलो देखो सबसे पहले ये देखो जी, सबसे पहले क्या करेंगे जी। अच्छा ऑब्जर्व, यहाँ पे इसकी लेंथ समझ लो L है। क्या क्या लेंथ है जी इसकी, L रॉड की लेंथ क्या है जी, L। ठीक है जी, अब बात करते हैं हम O के लिए। हमारा जो डिस्टेंस है रॉड का वो यहाँ पे क्या है जी, x2। यहाँ कितना है जी, x1। ठीक है जी, ये आ गई वैल्यू। O' के लिए कितना है जी, x1' और दूसरे के लिए कितना है जी, x2'। दूसरी साइड के लिए क्या हो गया जी, x2' हो गया। यहाँ पे क्या है जी, x और x'। ठीक है जी, अब बात करते हैं मेन फार्मूला की तरफ बढ़ते हैं। उससे पहले एक चीज़ सीख लेते हैं, नाम है जी लेंथ ऑफ एन ऑब्जेक्ट मेजर्ड बाय एन ऑब्जर्वर एट रेस्ट विद रिस्पेक्ट टू ऑब्जेक्ट इज कॉल्ड प्रॉपर लेंथ। तो नाम है जी प्रॉपर लेंथ। प्रॉपर लेंथ क्या होता है, वो क्वांटिटी जब वो ऑब्जर्वर, जब वो जो रॉड थी मूविंग से, मोशन से पहले जो उसने उस रॉड की एक्चुअल लेंथ देखी थी, उसको क्या बोलते हैं जी हम, प्रॉपर लेंथ। क्या बोलते हैं जी, प्रॉपर लेंथ। चलो जी, तो फॉर्मूला क्या है जी हमारा, L = L0√1 - V²/c²। एक फॉर्मूला से समुंदर खुल जाता है जी हमारे न्यूमेरिकल्स करने का, इतना इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है ये। वेयर L0 इज द प्रॉपर लेंथ, L इज द कंट्रैक्टेड लेंथ। ठीक है जी, V क्या है, वेलोसिटी, C क्या है, स्पीड ऑफ लाइट। क्या है जी, V वेलोसिटी, C क्या है, स्पीड ऑफ लाइट, L0 क्या है जी, प्रॉपर लेंथ। वो लेंथ जब वो जो रॉड रेस्ट पे थी, तो जब उसकी तब जो लेंथ देखी होगी वो है जी इसकी प्रॉपर लेंथ। क्या नाम है जी इसका, प्रॉपर लेंथ बच्चों। चलो जी ठीक है, अब करते हैं एक छोटा सा
शानदार हम क्या करेंगे जी, न्यूमेरिकल करेंगे, सो दैट मेरे को लगे कि आप लोगों को थोड़ा थोड़ा क्लियर हुआ है। चलो, तो ये है बच्चों न्यूमेरिकल। नाम है, पहले तो बात कर लेते हैं। कंप्यूट द कंट्रैक्टेड लेंथ ऑफ एन ऑब्जेक्ट whose initial length is 10 मीटर and travel with a velocity of 0.85। क्या है जी, इनिशियल लेंथ दी है, इसका क्या मतलब है, इनिशियल लेंथ मतलब एल नॉट दिया है, एल नॉट क्या दिया है जी 10 मीटर, वेलोसिटी क्या दी है जी 0.85 सी, कितनी दी है जी 0.85 सी। सी की वैल्यू तो हमें पता ही है, 3 × 10⁻⁸ मीटर्स पर सेकेंड। सीधा डाल दो फॉर्मूले में वैल्यू, L = L नॉट √1 - v²/c²। ठीक है जी, L = L नॉट 1 - v²/c²। L नॉट आ गया जी 10। अब बात करते हैं 1 - 0.85 का स्क्वायर c² डिवाइडेड बाय c², तो c² से c² तो कैंसिल हो गया। ठीक है जी, चलो आगे बढ़ते हैं, इक्वल टू 10। अब क्या आएगा जी, देखते हैं, मैंने सॉल्व करके रखा हुआ है। 1 - 0.77 सॉरी 0.722 क्या आएगा जी 0.722। आप भी अपने कैलकुलेटर सॉल्व कर सकते हो। ठीक है जी, 1 मिनट, ये थोड़ा हवा में उड़ रहा है, पता नहीं क्यों। चलो जी, तो L = L नॉट कितना है 10, 1 - 0.85 का स्क्वायर c² डिवाइडेड बाय c², c² से c² कैंसिल हो गया जी, 1 - 0.722 आ गया जी, डन। अब आगे बढ़ते हैं जी, तो 10 क्या आ गया जी, इसको सॉल्व करके 0.277। फर्दर इसको अगर सॉल्व करें तो हमें मिल जाएगा L = 10 × 0.526, तो हमें क्या मिल गया जी 5.26 मीटर्स। कितना मिल गया लेंथ, 5.26 मीटर्स। देखो कितना आसान था, न्यूमेरिकल में सिर्फ वैल्यू डालनी थी और हमारा आंसर आ जाना था। ठीक है जी, आगे बढ़ते हैं। हमारा जो अगला टॉपिक है, नाम है उसका टाइम डायलेशन। क्या नाम है जी, टाइम डायलेशन। अब टाइम में इफेक्ट कैसे आता है, सबसे पहले तो क्या करेंगे, फ्रेम ऑफ रेफरेंस बना लेंगे। देखो जी, सेम फ्रेम ऑफ रेफरेंस वैसे के वैसे ही बनाने। ठीक है जी, फिर क्या किया था हमने, इसको जो सजाया था हमने अपनी एनोटेशन से, क्या था जी, y z z' और क्या था जी s' मूविंग एट c। ठीक है जी, o' o। ठीक है जी, अब बात कर रहे हैं कि यहाँ पे o' के पास एक घड़ी है जिस पे 3 बज रहे हैं, और s' के पास भी एक घड़ी है जिस पे 3 बज रहे हैं। पर ये जो s' फ्रेम है ये c वेलोसिटी से मूव कर रहा है, मतलब कंपेरेबल टू स्पीड ऑफ लाइट। तो ऐसा टाइम डायलेशन में ये है, ऐसे माना गया है, ठीक है जी, कि जो o' है उसके लिए टाइम स्लो चलेगा एज़ कंपेयर टू o ऑन अर्थ, क्योंकि वो मोशन में है, तो एज़ कंपेयर टू हिम। ठीक है जी, उसके विद रिस्पेक्ट में जो टाइम जो जो स्पीड से, जिस स्पीड से वो चल रहा है, जिस टाइम जो जितना टाइम वो लेगा, उसको सोचना पड़ेगा कि उसको उससे कम टाइम लगेगा, क्योंकि सॉरी ज़्यादा टाइम लगेगा, क्योंकि उसका जो टाइम है वो क्या हो चुका है जी, स्लो हो चुका है। क्या हो चुका है जी, स्लो हो चुका है। तो फॉर्मूला हमारा जो बनता है वो बनता है जी T = T0 √1 - v²/c²। क्या होता है जी, T = T0 √1 - v²/c²। T' हमेशा T0 से क्या होगा जी, बड़ा होगा। तो बच्चों T0 क्या है जी, हमारा प्रॉपर टाइम। T क्या है जी, डायलेटेड टाइम।
v क्या है जी वेलोसिटी, और c क्या है जी स्पीड ऑफ लाइट। ठीक है जी, तो इस तरह से एट रिलेटिविस्टिक स्पीड्स जो हमारा टाइम है वो इस रिलेशन से क्या होता है बच्चों, चेंज हो जाता है। कुछ इस तरह से उसमें क्या आ जाती है, डायलेशन आ जाती है। अब क्या करते हैं जी, कुछ न्यूमेरिकल्स करते हैं सो दैट हमें क्रिस्टल क्लियर हो जाएं हमारे कंसेप्ट्स। प्रैक्टिस बहुत 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 ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो पहला न्यूमेरिकल है जी ये रहा, if object's velocity is 0.55 c and its initial time is 7 years, what is the relativistic time। ठीक है जी, निकालते हैं जी। तो टी नॉट उन्होंने हमें दिया हुआ है यहाँ पे, अगर आप नोटिस करो तो 7 years। ठीक है जी, उन्होंने हमें वेलोसिटी भी दी है 0.55 c। ठीक है जी, फॉर्मूले में क्या करेंगे, वैल्यू डाल देंगे सीधी, टी इक्वल टू टी नॉट 1 माइनस 0.55 क्या जी स्क्वायर बाय सी स्क्वायर डिवाइडेड बाय सी स्क्वायर, ये कैंसिल हो जाएगा। ठीक है जी, अब क्या है जी 7 इंटू 1 डिवाइडेड बाय 1 माइनस 0.55 का होल स्क्वायर, क्या आ गया देखते हैं जी। इसको सॉल्व करके आ रहा है जी हमारा 7 डिवाइडेड बाय 0.8351, और जब इसको फर्दर सॉल्व करता हूँ तो मेरे को टी की वैल्यू क्या मिल जाएगी जी 8.38 ईयर्स। क्या मिल जाएगी जी 8.38 ईयर्स। तो ऐसे बच्चों डायरेक्ट फार्मूला लगा के हम क्या कर सकते हैं, डायलेशन टाइम डायलेशन निकाल सकते हैं, रिलेटिविस्टिक टाइम निकाल सकते हैं, प्रॉपर टाइम निकाल सकते हैं। तो ये है जी इसका बेस्ट वे। चलो बच्चों नोट कर लो। तो लिख लिया बच्चों इसको। चलो जी आगे बढ़ते हैं। अब बच्चों हम क्या करेंगे, हम बहुत सारे क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करेंगे, पी वाई क्यूज़ को सॉल्व करेंगे लेंथ कंट्रैक्शन से, टाइम डायलेशन से, जो हमारे आईआईटी जैम में प्रीवियस ईयर में आ चुके हैं। ठीक है जी, तो चलो जी शुरू करते हैं। तो हमारा पहला क्वेश्चन आप देख पा रहे हो जो कि है जी आईआईटी जैम 2012 का। ठीक है जी, देखने में तो आसान लग रहा है, चलो देखते हैं पढ़ के। लाइट टेक्स 4 आवर टू कंप्लीट द डिस्टेंस फ्रॉम सन टू नेपट्यून if you travel in a spaceship at 0.99 c, where c is the speed of light in vacuum, the time in minutes required to cover the same distance measured with the clock on the spaceship will be approximately equal to। ठीक है जी, तो बच्चों यहाँ पे इन्होंने क्या बोला है कि हमें मिनट्स में टाइम निकालना है। किसके विद रिस्पेक्ट में, ये बहुत ज़्यादा डिपेंड करता है किसके विद रिस्पेक्ट में। यहाँ इन्होंने खुद ही बता दिया कि डिस्टेंस मेजर करना है विद क्लॉक ऑन द स्पेसशिप, मतलब स्पेस सब कुछ जो भी करेंगे हम यहाँ पे स्पेसशिप के विद रिस्पेक्ट में करेंगे। पर जो वैल्यूज़ हमें दी गई हैं, जो वैल्यूज़ हमें दी गई हैं वो स्पेसशिप के विद रिस्पेक्ट में नहीं दी गई। तो पहले हम उनकी वैल्यूज़ को ट्रांसफॉर्म करेंगे स्पेसशिप के विद रिस्पेक्ट टू। तो देखिए कैसे करते हैं। चलो जी शुरू करते हैं क्वेश्चन को। तो बच्चों ये रहा जी हमारा सन, ये है जी नेपट्यून। ठीक है जी, तो सन और नेपट्यून के बीच वो बोल रहे हैं कि जो डिस्टेंस है वो क्या है जी 4 लाइट आवर का डिस्टेंस है। 4 लाइट आवर का मतलब है कि लाइट भी, अगर लाइट की स्पीड से भी जाओ तो भी हमें कितने घंटे लग जाएंगे, 4 घंटे। ठीक है जी, लाइट टेक्स 4 आवर्स टू कवर द डिस्टेंस फ्रॉम सन टू नेपट्यून। ठीक है जी, तो क्या मैं बोल सकता हूँ कि 4 लाइट आवर का क्या है जी डिस्टेंस, 4 लाइट आवर्स का क्या है जी डिस्टेंस। अच्छा, इसी को अगर मैं समझ लो, मैं इसको सेकंड में अभी चेंज कर लेता हूँ, समझ लो इसको सेकंड में चेंज कर लेते, कैसे आएगा जी, या इसको हम बाद में चेंज करते हैं सो दैट हम, मैं इसलिए पहले हम सेकंड में इसलिए चेंज कर रहे हैं क्योंकि बाद में मिनट में चेंज करना मुश्किल होगा, आसान हो जाएगा, बिकॉज हमें जो आंसर है वो हमें मिनट्स में निकालना है। चलो पहले हम क्या करते हैं, हम अच्छा और पैरामीटर्स की बात कर लेते हैं। वेलोसिटी हमें दी गई है जी 0.99 c, वेलोसिटी दी गई है जी क्या जी हमें 0.99 c जी। चलो अब हम देखते हैं कि डिस्टेंस कैलकुलेट कैसे करें, टोटल डिस्टेंस कैसे कैलकुलेट करें। तो पहले तो लेंथ कंट्रैक्शन का फॉर्मूला लगाते हैं, डेल्टा एल इक्वल टू डेल्टा एल नॉट 1 माइनस वी स्क्वायर बाई सी स्क्वायर। क्योंकि ये जो हमारी 4 लाइट आर की वैल्यू है, ये किसकी वैल्यू है जी हमारी डेल्टा एल नॉट की वैल्यू है। किसकी वैल्यू है जी डेल्टा एल नॉट की।
तो डेल्टा एल की वैल्यू हम यहाँ से निकाल लेंगे। देखो कैसे आएगी जी। अब मैं इसको चेंज कर रहा हूँ किस में, सेकंड्स में। कैसे चेंज करूँगा जी, 4 इंटू 3600, एक घंटे में कितने सेकंड्स होते हैं जी, 3600 सेकंड्स, ठीक है जी, इंटू 3 इंटू 10⁸, ब्रैकेट स्टार्ट्स 1 माइनस 0.99 का स्क्वायर जी, सी स्क्वायर डिवाइडेड बाय सी स्क्वायर, तो सी स्क्वायर से सी स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा। डन। अब आगे बढ़ते हैं और डेल्टा एल की वैल्यू को इसी फॉर्मूले में ऐसे ही लिखे रहने देते हैं, बाद में हम अपनी कैलकुलेशंस को और आसान कर लेंगे, अभी इसको यहीं पे ऐसे ही रहने दो। अब बात किसके विद रिस्पेक्ट में करनी है, हमेशा ये बोल रहे हैं अकॉर्डिंग टू स्पेसशिप। तो क्या निकालना है जी, टाइम निकालना। टाइम का नॉर्मल फार्मूला क्या होता है, नॉर्मल क्या होगा जी, सिंपल फार्मूला, डिस्टेंस अपॉन स्पीड। क्या होगा जी, डिस्टेंस अपॉन स्पीड। या फिर अगर मैं बोलूँ इतनी कहानी लिखने से अच्छा क्या होगा जी, डिस्टेंस अपॉन स्पीड, टाइम इक्वल टू डी अपॉन एस। ठीक है जी। अच्छा, डी किसके विद रिस्पेक्ट में लेना जी, स्पेसशिप के। एस किसके विद रिस्पेक्ट में लेना, स्पेसशिप के। टी किसके विद रिस्पेक्ट में लेना जी, स्पेसशिप के। ठीक है जी। तो टाइम हमने निकालना है, डी ये रहा हमारे पास, स्पीड हमें पता है जो कि क्या है हमारी वी, ये रही। तो बस फॉर्मूला में क्या करना है जी, वैल्यूज डालनी है। देखो कैसे डालेंगे। तो टी इक्वल टू बच्चों 4, एक मिनट, फोर इंटू 3600 इंटू 3 इंटू 10⁸, डन। अच्छा, अगर मैं इसको सॉल्व करूँ, इस पूरी क्वांटिटी को सॉल्व कर दूँ, तो मेरे पास बचेगा जी √0.02। क्या बचेगा जी, एक मिनट, यहाँ पे थोड़ी जगह कम पड़ गई, दोबारा से लिख देता हूँ यहाँ पे। देखो जी क्या आ गया। तो टाइम की वैल्यू निकाल रहा हूँ, क्या आ गया जी, टाइम की वैल्यू कैसे निकालेंगे, टी इक्वल टू डिस्टेंस क्या था जी हमारा, डेल्टा एल। डेल्टा एल जो हमने निकाला है 4 इंटू 3600 इंटू 3 इंटू 10⁸, जब इसको सॉल्व करूँगा क्या मिलेगा मेरे को जी, 0.02। क्या मिलेगा जी, 0.02। डन। और एक बात, अब नीचे आ जाएगी वेलोसिटी 0.99 इंटू 3 इंटू 10⁸, यहाँ पे ऊपर भी क्या है जी, 3 इंटू 10⁸। सॉरी। तो बच्चों ये क्वांटिटी जो है ये हो गई जी कैंसिल आपस में। ठीक है जी। हमारे पास क्या बचा, 4 इंटू 3600। अच्छा, इसका रूट निकालेंगे तो क्या मिलेगा जी, 0.1414। मैंने सॉल्व करके रखा हुआ था सो दैट हमारी जो है टाइम ना वेस्ट हो। कैलकुलेशंस तो आसान हो ही जाएंगी पर टाइम वेस्ट होना कम हो, इनटू। अच्छा, अब ये किस में है जी, हमने ये जो पूरा आंसर दिया हुआ है किस में दिया हुआ है, सेकंड्स में निकाल पा रहे हैं। अब इसको 60 से डिवाइड कर दूंगा तो किस में आ जाएगा जी, मिनट्स में। तो जब मैं इसको सॉल्व करूँगा पूरे को, तो आप अपने कैलकुलेटर से सॉल्व करना, मुझे मिलेगा 34.30 मिनट्स। कितने मिलेंगे जी, 34.3 समथिंग, ठीक है जी, मिनट्स। तो आंसर ए बच्चों क्या होगा जी हमारा, ऑप्शन। ठीक है जी, एक मिनट, इसको थोड़ा यहाँ लिख देते हैं आंसर को। जब मैं इस क्वांटिटी को सॉल्व करूँगा तो मुझे जो आंसर मिलेगा वो क्या मिलेगा जी, जो आंसर मिलेगा वो मिलेगा जी 34.30 मिनट्स। तो ए ऑप्शन जो है वो हमारा क्या है जी, आंसर। ए ऑप्शन क्या है हमारा आंसर। चलो जी, इसी के साथ दूसरे न्यूमेरिकल की तरफ बढ़ते हैं। नोट कर लो बच्चों इसको, दूसरे न्यूमेरिकल को फिर चलते हैं आगे। स्पेसशिप के विद रिस्पेक्ट में बात की हमेशा,
ठीक है जी, आगे बढ़ते हैं, चलो जी। ओके, तो अगला है जी, अ स्पेस क्रू हैज़ अ लाइफ सपोर्ट सिस्टम। अच्छा, ये बच्चों आईआईटी जैम 2009 का क्वेश्चन। अ स्पेस क्रू हैज़ अ लाइफ सपोर्ट सिस्टम दैट कैन लास्ट ओनली फॉर 1000 आवर्स। ठीक है जी। वट minimum speed would be required for safe travel of the crew between two space stations separated by fixed distance of 1.08 10 raised to power 12 किलोमीटर्स। चलो जी, ये क्या बात, देखते हैं ये क्या कहानी है। तो यहाँ पे क्या है बच्चों, एक स्पेस स्टेशन, एक स्पेस क्रू है, और यहाँ पे क्या है जी, हमारा एक स्पेस स्टेशन। क्या है जी स्पेस स्टेशन, ये क्या है जी, हमारा स्पेस क्राफ्ट। थोड़ा मैंने साइंस फिक्शन वाला स्पेस क्राफ्ट बनाया, ठीक है जी। वो बोल रहे हैं कि अगर कोई बंदा यहाँ से देख रहा है स्पेस, ये जो हमारा स्पेस शटल है, अगर कोई बंदा यहाँ से देख रहा है, इसके विद रिस्पेक्ट टू यहाँ से यहाँ तक का डिस्टेंस क्या होगा जी, वो हमें दिया है 1.08 10 रेज टू पावर 12 किलोमीटर्स। क्या होगा जी, 1.08 10 रेज टू पावर 12 किलोमीटर्स, जो कि हमें क्या है जी, दिया हुआ। पर एक्चुअली में क्या है, अगर कोई बंदा स्पेसशिप पे है, समझ लो इसका, इस स्पेसशिप का नाम आज के बाद ले रहा हूँ पी, और इसका नाम ले रहा हूँ पी डैश। तो पी डैश में अगर कोई पी डैश की जगह खड़ा है, तो उसको वहाँ से लेके जो हमारा स्पेस शटल है उस तक का डिस्टेंस कितना है, लगेगा 1.08 10 रेज टू पावर 12 किलोमीटर्स। पर अगर कोई पी पे खड़ा है बच्चों, ठीक है जी, तो क्या होगा कि पी जो है वो क्या है जी, मूविंग, वो क्या है जी, मूविंग। ठीक है जी। तो उसके लिए जो क्या होगा, जो लेंथ होएगी वो क्या हो जाएगी जी, कंट्रैक्ट हो जाएगी। क्या हो जाएगी, लेंथ कंट्रैक्शन हो जाएगी। ठीक है जी। तो लेंथ कंट्रैक्शन हो जाएगी, तो हम समझते हैं कि कैसे सारा सिस्टम चलेगा। अच्छा, हमें और क्या क्या दिया है, पहले उस चीज़ की बात करते हैं। हमें बच्चों दिया है टाइम, दिया है हमें टाइम। टाइम क्या दिया है जी, 1000 आवर्स। लाइफ सपोर्ट सिस्टम उनका कितना है, 1000 आवर्स, जिसको मैं लिख सकता हूँ क्या जी बच्चों, 3.6 10 पावर 6 सेकेंड्स। लिख सकता हूँ क्या, बिल्कुल लिख सकता हूँ। ठीक है जी। अच्छा, ये जो होगा सिस्टम, ये अकॉर्डिंग टू क्या होगा, स्पेसशिप, स्पेस शटल के हिसाब से। अच्छा, डेल्टा एल भी स्पेस शटल के हिसाब से क्या देंगे, अगर हम बात करें तो यहाँ पे क्या करना है, डेल्टा एल नॉट 1 माइनस वी स्क्वायर बाई सी स्क्वायर। डेल्टा एल नॉट की वैल्यू डाल दो 1.08 10 रेज टू पावर 12, किस में था जी, किलोमीटर में, तो इसको बदल दो मीटर में, 10 रेज टू पावर 3। अब क्या करेंगे जी, v की वैल्यू डाल दो, या v की वैल्यू हमने निकालनी है, एक्चुअली में v की वैल्यू ही निकालनी है, तो उसको डाल नहीं सकते। ठीक है जी। और क्या आ गया हमारा, यहाँ से अगर इसको सॉल्व करो, 1.08 10 रेज टू पावर 15, साथ में क्या आ गया जी, 1 माइनस वी स्क्वायर बाय सी स्क्वायर। ये क्या है जी हमारा, डेल्टा टी, ये क्या है जी, डेल्टा एल। ठीक है जी। अब बात करते हैं स्पीड की, स्पीड निकालनी। क्या होता है जी, स्पीड डेल्टा एल अपॉन डेल्टा टी, सिंपल फार्मूला, छोटी क्लासेस से पढ़ते आ रहे हैं। तो अब क्या करेंगे जी, बस फार्मूले में क्या डालनी है जी, वैल्यूज़ डालनी है। देखो 1.08 10 रेज टू पावर 15, 1 माइनस वी स्क्वायर बाय सी स्क्वायर, डन। ठीक है बच्चों, और क्या आ गया जी यहाँ पे, डिवाइडेड बाय 3.6 10 की पावर 6 सेकेंड्स। ये किसके इक्वल है जी, वी के। अच्छा, जब मैं इसको सॉल्व करूँगा, जब मैं इसको सॉल्व करूँगा, देखो ध्यान से क्या आता है जी, यहाँ आ जाएगा 0.3 10 की पावर 9। ठीक है जी, ये आ गया। मैं इसको जब पूरे को सॉल्व करूँगा तो यहाँ पे आ जाएगा 0.3 10 की पावर 9, और यहाँ आ जाएगा जी 1 माइनस वी स्क्वायर बाय सी स्क्वायर। क्या आ गया जी, 1 माइनस वी स्क्वायर बाय सी स्क्वायर। हाँ जी, तो आगे क्या आ गया, अगले पेज पे लिख लेते हैं जी। तो ये देखो जी क्या बन गई थी क्वेश्चन जी, v इक्वल टू 0.3 इंटू 10 रेज टू पावर 9 1 माइनस वी स्क्वायर बाय सी स्क्वायर। ठीक है जी। अब क्या कर रहे हैं जी, 0.3 इंटू 10 की पावर 9
सी स्क्वायर का एलसीएम ले लेते हैं जी, सी स्क्वायर माइनस वी स्क्वायर, अच्छा डिवाइडेड बाय सी स्क्वायर रहेगा, उसको रूट से बाहर निकालूंगा तो सी बन जाएगा। तो क्या मैं इसको ऐसे लिख सकता हूँ 3 × 10⁸ डिवाइडेड बाय सी स्क्वायर माइनस वी स्क्वायर इक्वल टू वी। तो ये सी की वैल्यू करती है 3 × 10⁸, ये दोनों कैंसिल हो जाएंगे। वी इक्वल टू आ जाएगा जी हमारा सी स्क्वायर माइनस वी स्क्वायर। तो यहाँ से वी स्क्वायर की वैल्यू क्या आ गई जी, सी स्क्वायर माइनस वी स्क्वायर, वी स्क्वायर क्या हो गया जी 2v स्क्वायर इक्वल टू सी स्क्वायर। तो v की वैल्यू क्या आ गई हमारी c/√2, क्या आ गई जी c/√2। तो हमारा ऑप्शन ए बच्चों वो हुआ, सॉरी ऑप्शन बी जो है वो हमारा आंसर हुआ, ऑप्शन ए इज c/√3। तो एक मिनट, तो बी ऑप्शन है बच्चों वो हमारा आंसर है, वो है जी c/√3, सॉरी बी ऑप्शन आंसर है c/√2, c/√3 आंसर नहीं है। ठीक है जी, ये वाला आंसर है जी बी c/√2। यहाँ पे देखो हमने प्रूव किया इसको। ठीक है जी, अब बढ़ते हैं, आप इसको नोट कर लो, आगे बढ़ते हैं जी एक और सवाल की तरफ। बच्चों बहुत ही इंटरेस्टिंग सवाल है ये। ठीक है जी, आईआईटी जैम 2015 में ये आ चुका है। ठीक है जी, और ये एक्चुअल में एक एक्सपेरिमेंट हुआ था, म्यूऑन एक्सपेरिमेंट, उससे रिलेटेड है जी। ठीक है जी, तो क्या कह रहे हैं जी, ये देखते हैं एक्सपेरिमेंट में। तो म्यूऑन आर एलिमेंट्री पार्टिकल्स प्रोड्यूस्ड इन अपर एटमॉस्फेयर, they have a lifetime of 2.2 mu seconds. Consider muons which are traveling vertically towards the Earth's surface at speed 0.998 c for an observer on Earth. The height of the atmosphere above the surface of Earth is 10.4 kilometers. Which of the following is are true? अच्छा, जब ऐसा कुछ हो बच्चों तो इसका मतलब है कि ये किस तरह का क्वेश्चन है, एक MSQ क्वेश्चन है। आईआईटी जैम 2015 का एक MSQ क्वेश्चन है जी। वो कह रहे हैं कि म्यूऑन पार्टिकल्स जो हैं, म्यूऑन पार्टिकल अर्थ सरफेस पे क्या कर रहे हैं, आ रहे थे जी। वो बोल रहे हैं म्यूऑन का जो टाइम है बच्चों, लाइफ टाइम है वो कितना है जी 2.2 म्यू सेकेंड। बड़ी इंटरेस्टिंग चीज़ है जी, 2.2 म्यू सेकेंड। ठीक है जी, अर्थ पे, अच्छा म्यूऑन समझ लो, म्यूऑन पे अर्थ पे एक ऑब्जर्वर है पी, कोई भी अर्थ, ये क्या है जी हमारी अर्थ। तो इस ऑब्जर्वर के हिसाब से, ठीक है जी, क्या होगा जी, ये देखते हैं। इस ऑब्जर्वर के हिसाब से ये जो ऑब्जर्वर है ये क्या, इसे क्या फील होगा जी, टाइम डायलेशन। ठीक है जी, और म्यू के लिए पहले तो हम टाइम डायलेशन की बात कर लें, क्योंकि अर्थ ऑब्जर्वर के लिए म्यू के लिए उसका जो लाइफ टाइम है वो 2.2 म्यू सेकेंड्स है। ठीक है जी, पर अर्थ पे जो ऑब्जर्वर है उसके लिए ऐसा नहीं होगा, पहले उसकी वैल्यू निकालते हैं। ठीक है जी, तो डेल्टा टी इक्वल टू क्या होता है जी, डेल्टा टी नॉट √1 माइनस वी स्क्वायर बाय सी स्क्वायर। ठीक है जी, तो क्या आ गया जी 2.2 म्यू 10⁻⁻6 होता है। ठीक है जी, डिवाइडेड बाय 1 माइनस वी स्क्वायर, वी क्या है जी हमारा 0.998 सी स्क्वायर बाय सी स्क्वायर। तो क्या आ गया जी यहाँ से, अगर आप देखो 2.2 10⁻⁻6, मैंने इसको सॉल्व करके पहले से ही रखा हुआ है जी, क्या आ जाएगा जी 0.063। इसको फर्दर सॉल्व करेंगे तो हमें मिलेगा 34.8 म्यू सेकेंड्स। तो इसका ये मतलब है कि अगर हम बात करें सी ऑप्शन की, द लाइफ टाइम ऑफ म्यूऑन ऑन अर्थ्स फ्रेम ऑफ रेफरेंस इज 34.8, तो इसका मतलब सी ऑप्शन आंसर है एक, क्योंकि अर्थ पे जो ऑब्जर्वर है उसके लिए म्यूऑन का जो टाइम है 2.2 म्यू सेकेंड्स, वो ऐसा उसको नहीं होगा, क्योंकि वो क्या करेगा, उसको टाइम डायलेशन फील होगी। पर एक और बात है, जो म्यूऑन है बच्चों उसको क्या होगा, उसको लेंथ कंट्रैक्शन फील होगी। उसके केस में लेंथ कंट्रैक्शन आएगी, अर्थ वाले के विद रिस्पेक्ट टू केस में क्या आएगा जी, टाइम डायलेशन आएगी। तो टाइम डायलेशन के बाद उसकी लाइफ टाइम म्यूऑन की जो अर्थ पे ऑब्जर्वर है उसको कितनी दिखेगी, 34.8 म्यू सेकेंड। इसका मतलब सी ऑप्शन तो एक आंसर है।
ठीक है जी। अब बढ़ते हैं आगे। आगे क्योंकि MSQ है तो सारे ऑप्शंस चेक करने पड़ेंगे। चलो जी आगे चलते हैं। अब क्या करते हैं, अब क्या करेंगे जी, अब देखते हैं कि क्या म्यूऑन अर्थ सरफेस पे पहुंचते भी हैं कि नहीं। क्योंकि मैंने आपको क्या बोला कि म्यूऑन के लिए क्या होगा जी, वहाँ पे लेंथ कंट्रैक्शन फील होगी। अर्थ सरफेस वाले के लिए, अर्थ वाले के लिए जो उन्होंने डिस्टेंस दिया वो क्या दिया जी, 10.4 किलोमीटर्स। ठीक है जी। तो अब बात करते हैं जी, ये देखो डेल्टा एल इक्वल टू डेल्टा एल नॉट √1 - v² / c²। तो डेल्टा एल नॉट की वैल्यू क्या है जी, 10.4 10⁻³ ठीक है जी। ये देखो ये किलोमीटर में था, इसको मीटर में बदल लिया, यहाँ के आ गया जी 1 - 0.998 का स्क्वायर। तो क्या आ गया जी, देखो 10.4 × 10⁻³ × 0.063, तो हमें मिल गया 0.65 किलोमीटर्स। 0.65 किलोमीटर। तो इसका मतलब है, इन्होंने बोला द एपरेंट थिकनेस ऑफ अर्थ एटमॉस्फेयर इन म्यूऑन्स फ्रेम ऑफ रेफरेंस इज 0.96 किलोमीटर्स। नहीं बच्चों, हमारा आंसर आया 0.65 किलोमीटर्स। तो इसका मतलब है कि अर्थ के, अच्छा इसका मतलब भी बता दूं 0.65 का, कि जी मैं आपको बता दूं कि अगर अर्थ फ्रेम ऑफ रेफरेंस के हिसाब से देखें तो अर्थ और म्यूऑन का डिस्टेंस वो कह रहे थे 10.4 किलोमीटर है। पर बच्चों म्यूऑन के लिए लेंथ कंट्रैक्शन उसको फील होगा उसके केस में, क्योंकि म्यूऑन मूविंग है तो उसको लेंथ कंट्रैक्शन होगी। ठीक है जी। लेंथ कंट्रैक्शन में वो जो 10.4 किलोमीटर है वो म्यूऑन के लिए सिर्फ 0.65 किलोमीटर लगेगा। ठीक है जी। कितना लगेगा, 0.65 किलोमीटर्स। तो जी हमारा बी ऑप्शन तो गलत है जी। अब देखते हैं म्यूऑन्स कैन नेवर रीच द अर्थ सरफेस, और डी, ए और डी को देखते हैं। तो टाइम की बात करें अगर, डेल्टा टी क्या होता है जी, डेल्टा टी आ गया जी हमारा 34.8 म्यू सेकेंड्स। वेलोसिटी क्या दी है जी, 0.998 सी। ठीक है जी। डिस्टेंस निकाल लेते हैं। डिस्टेंस क्या होता है जी, डिस्टेंस होता है स्पीड इनटू टाइम। तो क्या करेंगे जी, 0.998 × 3 × 10⁸8 × 34.8 × 10⁻⁻6। तो यहाँ से जब वैल्यू सॉल्व करोगे बच्चों तो हमें क्या मिलेगा, हमें मिलेगा 10.4 किलोमीटर्स। कितना मिलेगा जी, 10.4 किलोमीटर्स, जो कि बच्चों क्या है जी, ये देखो द म्यूऑन ट्रैवलिंग एट स्पीड ग्रेटर देन 0.998 सी विल रीच अर्थ सरफेस। देखो अगर वो इतनी स्पीड पे भी हुआ तो भी वो अर्थ सरफेस पे पहुंचेगा। इसका मतलब ए ऑप्शन तो आंसर नहीं हो सकता, वो हमेशा पहुंचेगा। और अगर 0.998 पे पहुंच रहा है तो 0.998 से ज़्यादा होगी तो ऑब्वियसली पहुंचेगा। तो बच्चों हमारा जो ऑप्शन आंसर हुआ वो कौन सा होगा, देखते हैं। ये देखो जी, तो बच्चों जो हमारा आंसर है वो है जी सी एंड डी। सी एंड डी ऑप्शन आंसर होगा जी। बाकी दोनों जो हैं वो गलत हैं जी, ए और बी। ठीक है जी, आप इसको नोट कर लो। तो बच्चों कर लिया नोट, चलो आगे बढ़ते हैं। आगे बच्चों हम क्या करेंगे, एक ट्रिक क्वेश्चन करेंगे। ठीक है जी। और बहुत ही ज़्यादा ये ट्रिक आपकी हेल्प करेगी। तो जी ये हमारा लास्ट क्वेश्चन है आज का, ट्रिक क्वेश्चन। ठीक है जी। तो बोल रहे हैं द रॉड इज मूविंग with a speed of 0.8 c in the direction at 60 degree to its own length, the percentage contraction in the length of the rod is। क्या बात है जी। चलो क्वेश्चन सॉल्व करते हैं जी। IIT जैम 2015 का क्वेश्चन। पहले तो बच्चों ट्रिक बता दूं, समझ लो कि जैसे हमने लेंथ कंट्रैक्शन की थी, अगर यही रॉड बच्चों किसी एंगल थीटा पे मूव करे, किस एस डैश फ्रेम में यही रॉड एंगल थीटा पे मूव करे, तो बच्चों हमारा लेंथ कंट्रैक्शन का जो फॉर्मूला रहता है वो क्या हो जाता है जी, डेल्टा एल इक्वल टू डेल्टा एल नॉट 1 - v² cos² थीटा नॉट
डिवाइडेड बाय सी स्क्वायर। वेरी वेरी यूज़फुल फार्मूला, वेरी वेरी यूज़फुल ट्रिक। ठीक है जी, यही फार्मूले का इस्तेमाल करेंगे। ठीक है जी, वेरी इंपॉर्टेंट, स्टार डाल दिया मैंने। इसी फार्मूले का क्या करेंगे, इस्तेमाल करेंगे इस क्वेश्चन को करने के लिए। डायरेक्ट वैल्यूज़ डाल देते हैं। थीटा जी दिया हुआ है इस क्वेश्चन में 60 डिग्री। ठीक है जी, वी कितना दिया हुआ है जी 0.8 सी। वैल्यूज़ अगर डालें तो क्या आएगा जी, देखो डेल्टा एल नॉट 1 माइनस 0.64, सीधा मैंने स्क्वायर कर दिया, इंटू 1/4। ठीक है जी, देखो कैसे किया। मैं अगर पूरे अच्छी तरह एक्सप्लेन करके आपको बताऊं तो देखो, एक मिनट आपको अच्छी तरह बता ही देते हैं, सो दैट किसी बच्चे को ऐसा ना हो कि उसको समझ नहीं आ रहा। ये देखो बच्चों, 1 माइनस वी स्क्वायर की वैल्यू जी क्या आ गया, 0 पॉइंट क्या आ गया जी 64। क्या रह गया जी सी स्क्वायर, सी स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा आपस में। क्या बच गया जी यहाँ पे कॉस स्क्वायर थीटा। तो कॉस 60 डिग्री क्या होता है जी 1/2, तो कितना आ गया जी 1/4, क्योंकि स्क्वायर हो जाएगा। डन। अब क्या करेंगे, देखो जी डेल्टा एल नॉट इक्वल टू, सॉरी इक्वल टू लिख दिया, रूट आएगा रूट 1 माइनस 0.16। ठीक है जी, अब क्या करेंगे आगे, देखो जी आगे आ गया डेल्टा एल नॉट रूट 0.84। इसको सॉल्व करेंगे तो क्या आएगा, डेल्टा एल नॉट इंटू 0.9। ठीक है जी, ये किसकी को लगी, डेल्टा एल की, इसकी को लगी डेल्टा एल के। ठीक है जी, अगले पेज पे चलते हैं। तो अब क्या निकालना है जी, परसेंटेज एरर कैसे निकालते हैं। देखो जी परसेंटेज एरर कैसे निकालते हैं, ये देखो जी परसेंटेज एरर निकालने का फार्मूला है जी, परसेंटेज एरर का फार्मूला है इक्वल टू डेल्टा एल माइनस 0.92 डेल्टा एल डिवाइडेड बाय डेल्टा एल। ठीक है जी, तो कैसे लिखेंगे इसको, अच्छा यहाँ पे नॉट है वैसे, डेल्टा एल नॉट, क्योंकि ये एल नॉट की टर्म में आया। ठीक है जी, अब क्या करेंगे, डेल्टा एल नॉट कॉमन निकाल लेते हैं। डेल्टा एल नॉट नीचे भी है, क्या रहेगा जी 1 माइनस 0.92, ये कैंसिल हो गया आपस में। अच्छा इंटू 100% भी होगा क्योंकि 100% है जी, क्योंकि परसेंटेज निकाल रहे हैं। तो क्या आएगा जी यहाँ पे, इसको सॉल्व करोगे तो 0.08 इंटू 100, तो क्या आ जाएगा जी 8%। आंसर क्या आ जाएगा जी 8%। NAT क्वेश्चन था ये, 8% आंसर था इसका। ठीक है जी, तो ठीक है बच्चों, टेक केयर, की प्रैक्टिस, बहुत ज़्यादा प्रैक्टिस करो, की प्रैक्टिसिंग। ठीक है जी, स्टे मोटिवेटेड। मिलते हैं आपको नेक्स्ट लेक्चर में।